ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हिंदुस्तान की विकास यात्रा क्रम में लीजिए सुनिए हरियाणा की विकास यात्रा। शोध, आलेख और वाचन यज्ञ दत्त मिश्र का है और प्रस्तुति गौरव चंद्र की है। व्यापारी जमींदार फकीरों घर में मिले तेरे हित में सदा रही से समझावे सरकार बने। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 12 जून 1966 को आकाशवाणी से हरियाणा के अलग राज्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के आपसी संबंध मजबूत बनाने के लिए चंडीगढ़ दोनों प्रांतों की संयुक्त राजधानी होगी और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। 7 सितंबर 1966 को संसद में विधेयक पारित कर दिया गया और 18 सितंबर को माननीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बन गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा नवगठित हरियाणा प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने। सरकार का मंत्रिमंडल पंजाब के नेताओं को लेकर बनाया गया। हरियाणा को मूलतः कृषि, उद्योग और खेल के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। हरियाणा गठन के बाद प्रांत ने इन सभी क्षेत्रों में आशातीत विकास किया। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अग्रणी भूमिका के बारे में बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर सतीश त्यागी कहते हैं, 1966 में जब हरियाणा बना और पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता का आह्वान किया कि आप लोग मोटे अनाज खाने की आदत डाली, यानी गेहूं खाने को उन्होंने मना किया। इसलिए मना किया क्योंकि गेहूं का यहाँ अभाव था और हमने 1967 में पंडित जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पंजाब से गेहूं खरीदा। और आज हम देखते हैं कि हरित क्रांति जब हुई हरियाणा में अगले एक दशक में, तो हरियाणा सेंट्रल पूल में नंबर 2 पे था पंजाब के बाद, गेहूं देने वाला, चावल देने वाला। तो ये जो प्रगति हुई है कृषि के क्षेत्र में, ये अद्भुत प्रगति थी और हरियाणा की जनता ने इसको इसीलिए, चूंकि एक प्रतिस्पर्धा थी पंजाब के साथ में, आपने तो हमें जानबूझ के पीछे रखा, लेकिन अब हम चूंकि अपने आप में एक सूबा बन गए हैं तो अब हम इस कमी को पूरा करेंगे और आप लोगों से आगे निकल के दिखाएंगे, और वो हरियाणा की जनता ने करके दिखाया। इसी क्रम में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई मानते हैं, यहाँ पे गेहूं भी है, यहाँ आप देखेंगे कि चावल है, इसका उत्पादन होता है। चावल के उत्पादन में खासतौर पर बताऊं, जो बासमती राइस है हरियाणा का, वो अपने आप में दुनिया में फेमस है। जो एक्सपोर्ट करते हैं हम बासमती चावल का, उसका अराउंड 60% चावल केवल हरियाणा एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देखें कृषि का जो हम कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो डाइवर्सिफिकेशन भी समय के साथ साथ हो रहा है। आप अगर जो पिछले 20 साल का देखें तो 20 साल में हरियाणा में जो लाइव स्टॉक में आप देखेंगे दूध भी आता है, पोल्ट्री भी आता है, मीट भी आता है उसमें, तो ये सब चीजें आती है। तो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर से जो टोटल हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, जो उत्पादन होता है, उसका ऑलमोस्ट 40% से भी ज्यादा लाइव स्टॉक से हो रहा है। तो हरियाणा लाइव स्टॉक में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है पिछले 20 साल में। और मिल्क के प्रोडक्शन में भी हरियाणा का जो स्थान है वो इंडिया में शायद नंबर 2 है पंजाब के बाद में।
और उसको काफी ग्रोथ जो है उसकी बहुत अच्छी है। और एक व्यक्ति पे 1 लीटर लगभग डेली मिल्क का, जो पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन बोलते हैं जिसको, वो 1 लीटर पर डे का आता है यहाँ पे। तो ये आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि हरियाणा में एग्रीकल्चर का काफी सर्वांगीण विकास हुआ है। यहाँ हॉर्टिकल्चर का भी पीछे सालों में आप देखेंगे 2010 के बाद में काफी तेजी से आगे बढ़ी है चीजें। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। दशकों से प्रचलित इस कहावत के हरियाणा ने मायने बदल दिए। खेल के क्षेत्र में आज हरियाणा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का परचम लहरा रहा है। हरियाणा ने खेलों में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की अपितु खेल पर्यटन के भी द्वार खोल दिए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की खेल विभाग की उपनिदेशिका डॉक्टर शकुंतला बेनीवाल कहती हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा कभी से ही हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्रोस्परस स्टेट रहा है। और यहाँ क्योंकि खेती के नाम से हमारा राज्य जाना जाता है, भारत का किसान बहुत मेहनती वर्ग है और खेल में भी मेहनत की सख्त उतनी ही जरूरत पड़ती है। तो कभी सोचा तो नहीं होगा, क्योंकि उस समय पे उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतना एक साइंटिफिकली एजुकेशन भी नहीं थी लोगों के पास, आम आदमी के पास वहां तक पहुंच नहीं थी। हो सकता है कि कभी ये किसी ने सोचा ना हो, बट कभी हमारे बुजुर्ग जो ये हमारे सीनियर खिलाड़ी रहे, हमारे वैज्ञानिक रहे, उन्होंने ये अंदाजा भी लगाया होगा कि किसी समय पे हरियाणा खेलों में भी इतना ही बड़ा नाम करेगा। तभी वो चीजें एक से निकल के एक आगे चलती गई। हमारे यहाँ पे चौधरी लीलाराम जी हरियाणा के पहले रेसलर थे वो, जिन्होंने ब्रिटिश के टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और उस समय पे जो कुश्ती होती थी वो मिट्टी में होती। और उसके बाद चौधरी उदयचंद जी आए। उदयचंद जी ने हिंदुस्तान की कुश्ती का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि वो एज ए कोच भी उन्होंने बहुत काम किया। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे हिंदुस्तान के जो फौज में रहते हुए हिंदुस्तान के लिए 3 बार ओलंपिक में गए वो। और उदयचंद जी पहले ऐसे भारतीय भी थे जिनको फर्स्ट अर्जुन अवार्ड भी मिला था। तो उनको कहीं न कहीं हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स के लिए एक जो लालसा थी उनके मन में, ब्रिटिश से जब हम आजाद हुए तो उन्होंने चाहा था कि भारतीय कुश्ती जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाए। और हमारा जो यहाँ का किसान का बेटा है वो कुश्ती में तो पूरे वर्ल्ड में किसी को भी नहीं जाने दे सकता। हमने 1-2 बार जैसे उनसे रूबरू हुए और उनको जाना कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी दिली तमन्ना थी। वो 2 भाई थे और उन दोनों ने रेसलिंग किया था। उसके बाद तो जैसे जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आती चली गई। अब एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी किया गया। नर्सरी लेवल पे हमारे स्पोर्ट्स का कहीं न कहीं आगाज हुआ। उससे स्पोर्ट्स को बहुत, हिंदुस्तान की सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया। इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी, देखिए छोटा सा प्रांत हरियाणा और अपने खेलों की वजह से मैं केवल देश की बात नहीं करूंगा, विश्व स्तर पर इसकी पहचान है। ओलंपिक में जितने हमारे मेडल मिलते हैं और सरकारें इस दिशा में काफी काम कर रही हैं। जितनी प्रोत्साहन राशि पुरस्कार विजेताओं को हरियाणा में मिलती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और बड़े अच्छे SCS लेवल की और DSP स्तर की नौकरी में हम लोगों को कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम ही से ही उम्मीद है कि हम और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें अपने खेल बजट को बढ़ाना होगा उस समय। और जो एक रूरल नर्सरी की कंसेप्ट है वो डालनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा जब जाए स्कूल में तो उसके हाथ में बस्ता भी हो, साथ में उसके हाथ में कोई ऐसी चीज भी हो, चाहे वो बैट हो या गिल्ली डंडा हो, कोई भी चीज हो। और खेल के क्षेत्र में विशेषकर आप देखेंगे हमारी बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि भारत की जो छवि रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत पीछे रहती हैं, उसको हरियाणा ने तोड़ा। तो एक ऐसा परंपरावादी सोच रखने वाला रूढ़िवादी समाज के रूप में जिसकी होती, वहां पे अगर हमारी बेटियों ने और हमारी बच्चियों ने अगर ओलंपिक में मेडल लेके या विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखा के काम किया है तो वो एक अपने आप में प्रेरणा तो है और लोगों के लिए भी। मेरा नाम रितु कटारिया है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी एक NGO भी है जिसके माध्यम से मैं सोशल वर्क करती हूँ। पहले हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, अब वो चीज थोड़ा कम हो गई है। तो उसका ये हुआ है कि महिलाएं अब जो है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में देखें आप, चाहे वो बिजनेस में देखें या फिर आप उसको गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, तो महिलाएं उस तरफ रुक कर गई हैं। क्योंकि आज की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हो गई हैं, वो अनेक ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गई हैं। तो पहले के जो होता था कि खेत में गई हैं, वो काम कर रही हैं, उस तरह से आके फिर ज्वाइंट फैमिली है, बहुत ज्यादा चूल्हा चौका और इसमें लगी रहती थी परिवार के अंदर। अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया इस तरीके से कि अब वो जॉब पे जाने लगी है, वो घर भी संभाल रही है।
पहले ये होता था कि अपने परिवार की पढ़ाई लिखाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि ज्यादातर माताएं जो है वो पहले एजुकेशन में नहीं जाती थी। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देती हैं। उन्हें अगर पिता जो है बहुत ज्यादा व्यस्त है, बाहर कहीं जॉब कर रहा है, तो उन्हें अगर वो स्पोर्ट्स में बच्चा आगे निकालना है तो उसके साथ वो वहां पे भी लेके जाती है। तो व्यस्तता तो जो है वो बहुत बड़ी है, और दिन प्रतिदिन या यूं कहिए कि अब जो है एक फील्ड है वो बहुत ज्यादा हो गई है। पहले सिर्फ ये था कि घर के काम किए या खेती बाड़ी में गए, और बहुत कम महिलाएं होती थी जो बाहर नौकरी करने के लिए जाती थी या इस तरह से। तो व्यस्तता तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब। हरियाणा में खेलों के लिए बनाए गए संसाधन में हुए सुधार और विकास के बारे में जिक्र करती हुई श्रीमती बेनीवाल, हरियाणा सरकार ने संसाधन देने में हरियाणा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। जब हम पढ़ते थे, मैंने एमए तक स्पोर्ट्स किया है, मैं जब स्विमिंग करती थी तो मैं जोड़ में करती थी। और अब हरियाणा में यूं लगभग लगाइए कि कम से कम भी 10 से 12 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्विमिंग पूल हैं। जब हम खेलते थे तो हम आम ग्राउंड पे खेलते थे। अब हर तरह का फील्ड हरियाणा सरकार ने प्रोवाइड किया हुआ है। हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में, यहाँ तक कि हरियाणा सरकार के पास लगभग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही अच्छे हाईली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टेडियम्स हैं, जिनमें हर खेल के लिए अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और उसका हरियाणा के खिलाड़ियों को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ है। हमारे एस्ट्रोटर्फ हरियाणा सरकार ने लगभग 6 जगह खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाए हुए हैं। हमारे शाहबाद में देखिए, हमारी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाओं की खिलाड़ी शाहबाद में अभी हमारा एस्ट्रोटर्फ हरियाणा सरकार ने पिछले लगभग 10 साल से दिया हुआ है। और उसी की बदौलत है कि आज हरियाणा की हॉकी की खिलाड़ियां जो है ना वो हिंदुस्तान को मेडल दिलवा रही हैं। लगभग एक पूरी 16 बच्चों में से 9 लड़कियां हमारी हरियाणा की होती हैं एक टीम में। लगभग इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कभी पार्टिसिपेशन होता है हमारा, लगाइए आप राजीव गांधी स्टेडियम में हर वो फैसिलिटीज है जो हमारा आम बच्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। तो हरियाणा के खेल को बढ़ाने में हरियाणा सरकार के नीतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बहुत सारी सुविधाएं अब हमारे खिलाड़ियों को मिल रही हैं। हरियाणा प्रदेश में खेलों में हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतियोगिताओं में मेडल लाने की होड़ के बारे में श्रीमती शकुंतला बेनीवाल कहती हैं, 2% पॉपुलेशन है पूरे हिंदुस्तान के, और उसमें यदि हम देखेंगे तो जहाँ पे 100% खेल में हरियाणा का जो पार्टिसिपेशन या जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं इंटरनेशनल लेवल, वो लगभग 50% से ज्यादा है। चाहे वो ओलंपिक में हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ में हो, चाहे वो आपकी एशियन गेम्स में हो। हरियाणा का खिलाड़ी पूरे, मैंने बताया ना, 50% इंडिया एक तरफ रहता है, 50% हरियाणा एक तरफ रहता है। यहाँ का भरपूर टैलेंट है यहाँ पे, और भरपूर यहाँ की सरकार ने भी लोगों के लिए खूब किया है, क्योंकि पॉलिसी ही आपको आगे बढ़ाएगी। मेरे में टैलेंट होगा, और यदि मुझे एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं मिलेगी, मुझे नीति नहीं मिलेगी, मेरे को आगे से कहीं से एक रास्ता नहीं मिलेगा, तो मेरा टैलेंट बिल्कुल डंप होकर रह जाएगा। हमारी सबसे पहली महिला रेसलर गीता फोगाट, जो कि ओलंपिक में पहली महिला गई, उनके फादर ने अपनी लड़कियों के लिए 4-4 बेटियों को अपना सब कुछ लगा के एकदम लड़कों के बराबर उन्होंने पाल के, और देश के लिए एक महिला खिलाड़ी तैयार, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और वो हिंदुस्तान का गौरव भी बढ़ाया। उस बात के लिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को भी उसी फील्ड में डाला, तीसरी को भी डाला। साथ साथ हरियाणा की रेसलिंग में हमारी रोहतक से ही साक्षी मलिक है, उन्होंने भी देश का गौरव बढ़ाया और ओलंपिक में मेडल लिया। और उसके अलावा तो कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, और कहिए लगाइए सैफ गेम्स में तो हमारी हिंदुस्तान के इतने सारे खिलाड़ी। हॉकी में ले लीजिए आप, आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो भारत का गौरव है, संदीप सिंह जी, वो भी हमारे हरियाणा के ही हैं। उसी के साथ साथ हमारे सरदार सिंह जी हैं, और हमारी रानी रामपाल हैं हॉकी में। सबसे पहले मैं जब पढ़ती थी तो गीता जुत्सी 82 में उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया था, और एशियन गेम्स 84 में उन्होंने 2 मेडल, 800 में और शायद 1500 मीटर्स में गीता जुत्सी ने हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को एक नई दिशा दी। उसके बाद हरियाणा के आज हमारी शान है नीरज चोपड़ा जी, जो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की शान है, और वो हमारे हरियाणा का गौरव है। हरियाणा की प्रगति की चर्चा आज हरियाणा के शहर शहर और गांव-गांव में हो रही है। प्रदेश के लोक कलाकारों की लोक गायकी भी इससे अछूती नहीं है। प्रस्तुत है ऐसा ही एक लोकगीत। समय समय पे फायदा मिलता योजना सरकारी का, बात का समाधान बतावे कसला में बीमारी का। समय समय पे फायदा मिलता योजना सरकारी का, बात का समाधान बतावे कसला में बीमारी का। दवा बीज का ज्ञान बढ़ा के और उड़ना चाहिए,
मतलब की बातों के माप भी न पड़ना चाहिए। सबकी खुशहाली खातर गवर्नमेंट प्रयास करे, नई नई खोज करे, वैज्ञानिक नए नए ढंग तलाश करे। हम सबकी खुशहाली खातर गवर्नमेंट प्रयास करे, नई नई खोज करे, वैज्ञानिक नए नए ढंग तलाश करे। जावे जनता सुखी हो क्या करना चाहिए, मतलब की बातों में माप भी न पड़ना चाहिए। सरकारी नीतियां सहायक होंगी खेती बाड़ी में, कदम कदम पे साथी हर दम कुछ ना बात बिगाड़ी में। सरकारी नीतियां सहायक होंगी खेती बाड़ी में, कदम कदम पे साथी हर दम कुछ ना बात बिगाड़ी में। जितना मिल जा उसमें चलना चाहिए, मतलब की बातों में माप भी न पड़ना चाहिए। कुछ वर्ष पहले हरियाणा में महिलाओं का लिंगानुपात तेजी से कम हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिला पानीपत में 22 जनवरी 2015 को प्रदेश की जनता से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। प्रदेश सरकार ने भ्रूण हत्या पर तेजी से अंकुश लगाया और समाज का आह्वान किया कि वे बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने में सरकार का सहयोग दें। हरियाणा में तेजी से लिंगानुपात सुधरा और आज न सिर्फ महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ा बल्कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी। देखिए, लिंगानुपात की जो बिगड़ी समस्या थी, हरियाणा बहुत बदनाम था और हरियाणा की जो छवि जो तथाकथित ख्वाब के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से पेश की गई वो बड़ी अजीबोगरीब थी। लेकिन लिंगानुपात के मामले में वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रयासों का बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और वो काफी उसमें सुधार है, अच्छी स्थिति है, आगे भी आएगी। जैसे जो नारा दिया था वो बड़ा प्रभावी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका असर हुआ है। जो बहुत सरल लहजे में आपने लोगों को बता दिया कि बेटी बचानी भी है और पढ़ानी भी है। तो एक तरीके से जब सरकार ये कह रही कि बचाओ, ये बचाना तो हमारी जिम्मेवारी है, जागरूक हो, और पढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, और हरियाणा सरकार उस दिशा में काम कर रही है, हर बेटी को अच्छी उचित स्तर की शिक्षा मिले, उस दिशा में काम हो रहा है। और आप देखेंगे, मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि मैं किसी दुराग्रह से नहीं कह रही, हमारी बेटियां हमारे बेटों पर भारी पड़ेंगी और वही हरियाणा को नेतृत्व देने वाली। मैं कल्पना रंगा, जिला परियोजना संयोजक, समग्र शिक्षा, गुरुग्राम से बोल रही हूँ। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें बेटियों को प्रायोरिटी बेस पर रखते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो समग्र शिक्षा के माध्यम से मैं भी चला रही हूँ। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का दूसरा रूप है, उसमें भी जैसे ब्लू एंड येलो बेल्ट दी जाती है बच्चे को, एक एक रैंक जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके लिए भी इनकरेज किया जाता है। तो एजुकेशन, जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है एंड ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, उनको भी हम प्रायोरिटी बेस पर, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में या माइग्रेटेड पॉपुलेशन को, उनको भी लेके आते हैं। माय नेम इज ईशा, आई एम अ स्टूडेंट। पहले स्त्रियों को घर में ही मार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में बाल विवाह को अत्यधिक मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब बाल विवाह एक कानूनी अपराध बन चुका है। पहले स्त्रियों की शिक्षा को लेकर विरोध किया जाता था, लेकिन वर्तमान में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। मेरा नाम लक्ष्मी मोल्लेवासी है, मैं हरियाणा बहादुरगढ़ की रहने वाली हूँ। पहले की दशा मैं बताती हूँ, जैसे मैं बचपन से अपनी नानी दादी, जैसे भी हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनको देखती आई हूँ कि एक बंधन में रखा गया है, घूंघट में रखा गया है। मतलब जैसे माहौल मुझे दिखा आसपास का कि मतलब को औरतों को एक अधिकार नहीं था बोलने का, ना समाज में आने का।
लेकिन आज जैसे मुझे बोलने का अधिकार है, ऐसे ही जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें भी बोलने का अधिकार है, पढ़ रही हैं, पोस्ट पर हैं। उस वक्त से पहले और आज का जो वक्त है वो काफी बेहतर है। कहते हैं ना कि एकदम जल्दी से तो कोई चीज होनी नहीं है, लेकिन जब कहते हैं कि एक मुट्ठ होकर बात करें और हर चीज में मतलब एक मिलके काम करेंगे तो विकास ही विकास है सर। हरियाणा प्रदेश अपने विकास के लिए नित नई योजनाएं और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश की प्रगति में किए गए योगदान और योजनाओं के बारे में बताते हुए डॉक्टर त्यागी, देखिए, उद्योग के क्षेत्र में या जो बिल्कुल ताजा अभी सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा है, सर्विस सेक्टर, उसमें भी हरियाणा ने अपनी एक जगह बनाई है। लेकिन जहां तक ये विकास की बात है, आप देखेंगे पूरे भारत का विकास पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हुआ है। तो 5 साल की जो योजना बनती थी राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी जो प्राथमिकताएं थी उसी के अनुसार में राज्य सरकारों को चलना पड़ता था। संघीय ढांचा है हमारा, तो केंद्र का अपना एक चूंकि ओवरऑल देश को आगे ले जाना है, तो वो नीतियां बनती थी। तो जब कृषि को प्रधानता दी तो हरियाणा के लोगों ने कृषि में अद्भुत कार्य करके दिखाया। और जब ये औद्योगिक फेज आई है बाद में, चूंकि प्रोडक्शन तो एग्रीकल्चर से ही होगा ना, अब आपने उसके आधार पे एक वर्ग खड़ा करना जिसकी खरीदने की क्षमता हो, जो चीजों को लेगा, जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होंगी। तो वो एक दशक आता है करीब 77 के बाद में और चलता करीब 15-20 साल। तो औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हुआ। और आपको आश्चर्य होगा कि 1971 आते आते हरियाणा का हर गांव मेटेलिक रोड से जुड़ा हुआ था, हर गांव में बिजली थी और हर गांव में योजना शुरू कर दी थी कि वहां पर पानी उपलब्ध हो। और सिंचाई तंत्र इतना बड़ा प्रभावी हुआ कि ऐसे जहां टीले हैं, भिवानी के क्षेत्र में आप जाइए, ये जो रेतीला इलाका है, वहां पे उन्होंने नहरें पहुंचाई, लिफ्टिंग सिस्टम से पानी को ऐसी जगहों पे पहुंचाया जहां कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, और उस रेतीली जगहों पे गन्ने जैसी फसलें आनी शुरू हुई। तो ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जो ढांचा तैयार किया, उससे हमारे औद्योगिक विकास में बहुत मदद मिली। आप हैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई। 2019-20 की लेटेस्ट जो रिपोर्ट अवेलेबल है उसके अनुसार हरियाणा की टोटल जो कामगार होते हैं उसके करीब 27% लोग जो है वो खेती पे निर्भर हैं। 73% लोग ऐसे हैं जो खेती को छोड़ के उद्योगों में, सर्विस सेक्टर में चले गए। तो ये जो इसको हम बोलते हैं तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यहाँ की इंडस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत मजबूत है, सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है। गुड़गांव और फरीदाबाद तो अपने आप में फेमस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुड़गांव तो बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया है, लेकिन आप देखें तो पानीपत में भी इंडस्ट्री है, हिसार में भी है, यमुनानगर में है, अब तो आप देखें कि रोहतक में भी इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो एक तरह से हम देखें तो एक हरियाणा में एक सर्वांगीण विकास, आर्थिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा हो। जो रोड्स, हाईवे हैं, कनेक्टिविटी है, वो बहुत अच्छी है हरियाणा। तो एक तो रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, तो ये अपने आप में बहुत प्लस पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा को इस चीज को ना प्रचार करने की जरूरत है कि भाई आप हमारा हरियाणा में रोड्स बहुत अच्छे हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य द्वारा विकास के बारे में बताते हुए डॉक्टर सतीश त्यागी, सामाजिक विकास की भी हम बात कर लें साथ में कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कामयाब हुआ। और तरह तरह के, जैसा आज हम बात करते हैं रोहतक की, तो रोहतक अपने आप में शिक्षा का हब है। तो इस तरह का जो सामाजिक दृष्टि से जो विकास हुए वो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हरियाणा में बनने के बाद कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी, एक हिसार यूनिवर्सिटी थी। आज की तारीख में हम देखें दर्जनों हमारे सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, और रोहतक मेडिकल कॉलेज जो है वो चलते चलते PGI और उसके बाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया, और कई मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। तो वो एक पूरा जो ढांचा सामाजिक विकास का था वो भी साथ में खड़ा किया। हरियाणा प्रांत ने उद्योग के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। 1966 में हरियाणा बनने के बाद फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, जहां मदर इंडस्ट्री यानी कि हैवी इंडस्ट्री का बोलबाला था। इस शहर में कारों के बड़े बड़े उद्योग लगे, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी NIT की परिकल्पना भी इसी शहर में की गई थी। पत्रकार एवं लेखक डॉक्टर सतीश त्यागी कहते हैं, आजादी से पहले जो विभाजन के बाद जो यहाँ पंजाबी लोग आए थे माइग्रेट होके, उन्होंने एक शहर बसाया था फरीदाबाद NIT। तो वो सब पूरा इंडस्ट्रियल था, पूरा का सिटी। तो वहां पे जो लाहौर साइड में जो उस तरह का संपन्न तबका था, जिस तरह का उस समय उद्योग थे, उनको जारी रखने के लिए फरीदाबाद में वो एक शहर बना। और फरीदाबाद की अपनी एक पहचान हुई, वो चाहे ट्रैक्टर के निर्माण में हो, साइकिल के निर्माण में हो। तो फरीदाबाद और गुड़गांव 2 शहर हमारे उस समय एक ऐसी विकास की प्रक्रिया में आए औद्योगिक रूप से, जिनकी चर्चा पूरे भारत में रही। तो औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हुआ। 80 के दशक में एक बड़ी कार निर्माता कंपनी के आगमन के बाद गुड़गांव शहर ने पूरे विश्व में एक नया मुकाम हासिल किया। कार कंपनी के आने के बाद उसके पार्ट्स बनाने की छोटी छोटी कंपनियां और वहां
रहने के लिए प्राइवेट कॉलोनियों को बसाया गया और ये सब गुड़गांव के आकर्षण का केंद्र बनी और धीरे धीरे शहर ऑटोमोबाइल और IT हब के रूप में जाना जाने लगा। मौजूदा समय में विश्व की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी यहाँ का रुख किया है। गुड़गांव अर्थात आज का गुरुग्राम न केवल देश से अपितु विदेश से भी प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इससे प्रांत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इस बारे में चर्चा करते हुए डॉक्टर सतीश त्यागी, जैसे ही सर्विस सेक्टर में क्रांति हुई, IT रिवोल्यूशन हुई, तो गुड़गांव एक बहुत बड़े हब के रूप में आया और बंगलोर के लगभग बराबर उसने प्रतिष्ठा अर्जित की। आज गुरुग्राम ऐसा नहीं लगता कि वो शेष हरियाणा का हिस्सा है। वर्तमान में प्रगति के पथ पर सवार हरियाणा प्रांत आने वाली कल की चुनौतियों से बेखबर नहीं है। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बिश्नोई कहते हैं कि प्रांत को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए। यहाँ की लीडरशिप हमेशा एक जिम्मेदार लीडरशिप रही है, इन द सेंस कि यहाँ की हमेशा पर कैपिटल इनकम काफी हाई रही है। इस समय इंडिया में मेजर स्टेट्स में हरियाणा इज नंबर 1 और ग्रोथ भी हरियाणा की आप देखेंगे 7-8% लगातार 20 साल से चल रही। तो ग्रोथ अपने आप में हाई होना एक बहुत अच्छी बात है। कुछ एक चीज उसमें बस मैं कहूँ जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो गुड़गांव और फरीदाबाद में। तो मैं मानता हूँ कि अब ऐसा समय आ गया है हरियाणा की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कि रोहतक में, हिसार में, हम कहें कि जींद में, करनाल में, बाकी राज्यों में भी हमें आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नए सिरे से बढ़ाने की बहुत जरूरत है। कि जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, आप रोहतक में भी है, हिसार में भी है, तीनों यूनिवर्सिटी हरियाणा की काफी A ग्रेड यूनिवर्सिटी। अब साउथ में आप देखें जाके तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल में, उन लोगों ने उसके साथ में IT पार्क डेवलप करना शुरू कर दिए। तो IT पार्क डेवलप करने अब हमारे जो है सारे IT पार्क गुड़गांव में ही हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जो IT कंपनियों को कहें कि आप अपने यूनिट यहाँ एस्टेब्लिश करें, तो वहीं स्टूडेंट पढ़ते हैं, वहीं पे टीचर हैं, वहीं पे लैब है, वहीं पे आप नौकरी मिल जाएगी, इंडस्ट्री का यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन बेटर होगा। तो इस तरीके की सोचने की जरूरत है। इस बारे में चर्चा करते हुए डॉक्टर सतीश त्यागी, पूरा हरियाणा का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट है, वो गुड़गांव केंद्रित है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गुड़गांव में एक दिन ऐसा आएगा, इतना कंजेशन हो जाएगा, इतना लोड होगा कि जैसे आप दिल्ली को आज डिकंजेस्ट करने की सोच रहे हैं और दिल्ली फैलती हरियाणा में आ गई है, उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा हरियाणा का ये वाला क्षेत्र भी इसको डिकंजेस्ट करने के लिए बहुत चीजें करनी होंगी। दूसरे, पहले हम देखते थे कि 52 से 58% हमारा GDP में योगदान कृषि का होता था, उसके बाद में उद्योग की सूची आती थी और फिर आता था सर्विस सेक्टर। लेकिन आज पूरा का पूरा पिरामिड बदल चुका है। आज सर्विस सेक्टर ऐसी जगह है जहां पे जो GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री नंबर 2 पे आ रही है और कृषि नंबर 3 पे आ रही है। हमें, हमारी जो मानसिकता है कि कृषि ही हमारी सारी समस्याओं का हल कर देगी, उसमें भी हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल कर देगी। और हमारे पास बहुत बड़ी मानव संपदा है जिसके पास एक कृषि क्षेत्र की विशेषज्ञता है और एक अनुभव है बहुत बड़ा हमारे किसानों का। लेकिन हमें कृषि को अपने एक नया रूप देना पड़ेगा। सौभाग्य से आज दिल्ली जैसा प्रांत और करीब 2.5-3 करोड़ की आबादी, हमारे बराबर लगभग आबादी है, एक वो मार्केट हमारे लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उनको, ये जो परंपरागत रूप से हम खेती कर रहे हैं, जो रासायनिक खादों वाली खेती है और जिसके बारे में इतनी गलत धारणाएं आज की प्रचारित है और उनमें काफी दम भी है, तो क्या हम दिल्ली जैसे मार्केट को, मान लीजिए उसमें हम 1 करोड़ लोग भी मिडिल क्लास में मान लें जो अफोर्ड कर सकता है, क्या हम उसे जैविक उत्पाद कृषि के माध्यम से दे सकते हैं? तो उसमें हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत काम करेगी। तो हरियाणा इस मामले में सौभाग्यशाली है कि बेशक उसकी अपनी जनसंख्या 2.5-3 करोड़ है, लेकिन उसके पास में एक ऑलरेडी दिल्ली के रूप में एक ऐसा मार्केट मौजूद है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो जैविक खेती के क्षेत्र में और जो और चीजें हैं जो सर्विस सेक्टर की, वो कर सकते हैं। विशाल भारत के मानचित्र पर एक छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा हर काल और समय में अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करता रहा है। समय के चक्र के साथ आने वाली परिवर्तनों को आत्मसात करता हुआ हरियाणा प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रगतिशील हरियाणा का आज अपने आने वाले कल के स्वर्णिम युग का आगाज कर रहा है। बात का डर को न्याय दुखाना वो जंगदार तने, तेरे हित में सदा रही से समझावे सरकार तने, तेरे हित में सदा रही से समझावे सरकार तने, तेरे हित में सदा रही से समझावे सरकार तने। हिंदुस्तान की विकास यात्रा वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम में अभी आप हरियाणा की विकास यात्रा सुन रहे थे। शोध, आलेख और वाचन यज्ञ दत्त मिश्र का था और प्रस्तुति गौरव चंद्र की थी। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र पर तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।